Bismillahirrahmanirrahim. This is the first lecture of Guyton Unit 4, the circulation. In this lecture, we will cover all the topics of chapter 14, including the function of circulation, components of circulation, Ohm's law, resistance, conductance, and effect of hematocrit and pressure on circulation. Let's start with the function of the circulation. There are main four functions of the circulation mentioned in the Guyton. Number 1, transport of the nutrients. नंबर 2, ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे. नंबर 3, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स. नंबर 4, मेंटेन ऑफ होम्योस्टैटिक एनवायरनमेंट यानी कि टेम्परेचर ईटीसी. सर्कुलेशन को हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सिस्टेमिक सर्कुलेशन पूरी बॉडी को ब्लड मुहैया करता है सिवाय लंग्स के. सो लंग्स की सर्कुलेशन को सिस्टेमिक सर्कुलेशन से अलहदा रखा गया है जिसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. फंक्शनल पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन ये 5 चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं. नंबर 1, आर्टरीज. ये खून को हाई प्रेशर में सर्कुलेट करती हैं. इनकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं और इनमें मौजूद ब्लड की वेलोसिटी भी तेज़ होती है. नंबर 2, आर्टरियोल्स. ये वरीदी निज़ाम यानी आर्टीरियल सिस्टम की आखिरी छोटी शाखाएं होती हैं और इनकी वॉल्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं. जो सबसे अहम बात इनके हवाले से याद रखनी वो ये कि आर्टरियोल्स एक्ट एज अ कंड्यूट, मतलब ये कि ये टिश्यू के नीड के अकॉर्डिंग उसको ब्लड देती हैं क्योंकि इनमें कंट्रोल वॉल्व्स लगे होते हैं. नंबर 3, कैपिलरीज. कैपिलरीज वो वाहिद वेसल्स हैं जिनके थ्रू फ्लूइड की एक्सचेंज हो सकती है. इनकी वॉल्स बहुत थिन होती हैं और इनकी वॉल्स में बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको कैपिलरीज पोर कहा जाता है. वेन्यूल्स. ये कैपिलरी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं और फिर मिलकर बड़ी वेन्स की तश्कील करती हैं. नंबर 5, वेन्स. वेन्स खून को वापस दिल की तरफ ले जाती हैं और इसके साथ ही वेन्स का सबसे अहम काम जो कि ब्लड को रिजर्व करना है वो सरअंजाम देती हैं. इनकी वॉल्स भी बहुत मस्कुलर होती हैं. अब हम देखेंगे ब्लड पूरी बॉडी में किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है. पूरी बॉडी के ब्लड में से 7% ब्लड दिल ही में, बाकी 9% ब्लड लंग्स में रहता है. बाकी का 84% सिस्टेमिक सर्कुलेशन के 3 पार्ट्स में मौजूद होता है. सिस्टेमिक आर्टरीज में 13%, कैपिलरीज में 7% और बाकी का 64% वेन्स में. सो वी कैन सी अ बिग क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज इन वेन्स, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम reservoirs ऑफ द ब्लड. The velocity of blood flow is inversely proportional to the cross sectional area. बट ख्याल ये रहे कि ये एक वेसल्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात नहीं बल्कि सर्कुलेटरी सिस्टम के उस खास पार्ट में मौजूद तमाम वेसल्स के मजमूई एरिया है. सो एओर्टा चूंकि बॉडी में एक ही होती है और कैपिलरीज लाखों की तादाद में, सो कैपिलरीज का मजमूई क्रॉस सेक्शनल एरिया एओर्टा से 1000 गुना ज़्यादा होगा जिसकी वजह से कैपिलरी में ब्लड का फ्लो यानी वेलोसिटी 1000 गुना कम होगी. अब हम सर्कुलेशन के मुख्तलिफ पार्ट्स में प्रेशर देखेंगे. प्रेशर 2 तरह का होता है. नंबर 1, सिस्टोलिक जो कि हाईएस्ट पॉइंट्स का होता है और नंबर 2, डायस्टोलिक जो कि लोएस्ट पॉइंट्स का होता है. आसान अल्फाज में ये समझिए कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेसल्स में जो प्रेशर महसूस हो उसे सिस्टोलिक कहते हैं और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो वेसल्स में जो प्रेशर कम होकर रह जाता है उसे डायस्टोलिक कहते हैं. सिस्टेमिक सर्कुलेशन में सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जबकि डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है. ये आर्टरीज की बात है जबकि कैपिलरीज में आर्टेरियल एंड पर 35 mmHg और वीनस एंड पर 10 mmHg होता है. पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात की जाए, पल्मोनरी आर्टरी में सिस्टोलिक 25 mmHg जबकि डायस्टोलिक 8 mmHg होता है. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. निज़ाम दौरान खून 3 बुनियादी असूलों पर काम करता है. नंबर 1, जिस्म के हर टिश्यू में खून की मिकदार उतनी ही दी जाती है जितनी उस टिश्यू की ज़रूरत होती है. मिसाल के तौर पर जब स्केलेटल मसल रेस्ट में हो तो उनमें 3 से 4 मिलीलीटर पर मिनट पर 100 ग्राम ऑफ द मसल मास ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, मगर एक्सरसाइज या फाइट और फ्लाइट कंडीशन में ये 15 से 25 गुना बढ़ सकता है. दूसरा बुनियादी असूल ये है कि कार्डिक आउटपुट यानी दिल का हासिल कार का इन्हसार जिस्म के तमाम टिश्यू में ब्लड की ज़रूरत पर होता है. अगर तमाम टिश्यू को मजमूई तौर पर ब्लड ज़्यादा चाहिए तो कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाता है. तीसरा बुनियादी असूल ये है कि आर्टीरियल प्रेशर का इन्हसार इस बात पर हरगिज़ नहीं कि किस टिश्यू को कितना ब्लड चाहिए और ना ही इस बात पर है कि कार्डिक आउटपुट ज़्यादा था या कम. तो सवाल ये है कि आर्टीरियल प्रेशर को कौन कंट्रोल या मेंटेन करता है. तो उसमें 2 ऑर्गन्स का बहुत बुनियादी किरदार है. नंबर 1, ब्रेन और नंबर 2, किडनी.
Detail will be discussed in upcoming lectures of this unit. Now Ohm's law. ओहम साहब ने एक कानून पेश किया कि किसी भी खून की नाली में खून के बहाव कितना है उसको जानने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। नंबर एक, प्रेशर डिफरेंस। इसका मतलब ये कि खून की नाली के दोनों एंड्स में प्रेशर का कितना फ़र्क है। ये याद रहे कि अगर एक एंड पर प्रेशर 100 mmHg और दूसरे एंड पर भी प्रेशर 100 mmHg तो प्रेशर डिफरेंस विल बी 0 mmHg। दूसरी चीज, खून की नाली में खून के बहाव के रास्ते में रुकावट जिसे वेस्कुलर रेजिस्टेंस कहते हैं उसका पता होना जरूरी है। सो द इक्वेशन विल बी F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर R। इट्स अंडरस्टूड फ्रॉम द इक्वेशन के R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F, मतलब रुकावट जितनी बढ़ेगी फ्लो उतना कम होगा। एंड डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, मतलब प्रेशर डिफरेंस जितना बढ़ेगा फ्लो भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। खून का बहाव दो तरह का होता है, लंबी और स्मूथ वेसल्स में स्मूथ बहाव जिसे लेमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, और छोटी मुड़ी हुई या जिन नालियों में प्लैक्स या कैल्सिफिकेशन हो जाए उनकी सरफेस रफ होने की वजह से उनमें फ्लो भी रफ होगा जिसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। When a turbulent flow occurs in a vessel, it forms whools in the blood that cause eddy current. ये ऐसे ही है जैसे बड़े दरिया में पानी के बहाव से वर्लपूल्स बनते हैं। इन एडी करंट से खून के बहाव में और ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है जिससे फ्लो और ज़्यादा टर्बुलेंट हो जाता है। टेंडेंसी ऑफ टर्बुलेंट को जानने के लिए रिनोल्ड नामी साइंसदान ने एक इक्वेशन दी जिसे रिनोल्ड इक्वेशन कहते हैं। उसके मुताबिक RE इज इक्वल टू V.D.पाई ओवर ईटा। V mean velocity of the blood flow, D mean vessel's diameter, pi और P mean density, eta or N whatever you call it is the viscosity, where RE is Reynolds number। ये आमतौर पर लार्ज वेसल में 200 से 400 होते हैं, लेकिन वेंट्रिकल्स के तेजी से ब्लड लार्ज वेसल में पंप करने से ये नंबर हजारों की तादाद में बढ़ जाते हैं। रेजिस्टेंस, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस प्रेशर डिफरेंस पे इन्हिसार करती है। सो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आर्टरीज और वेन के माबैन प्रेशर डिफरेंस 100 mmHg होने के कारण सिस्टेमिक सर्कुलेशन में टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस 1 PRU होगी। वेसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से रेजिस्टेंस 4 PRU तक, जबकि डायलोट होने से रेजिस्टेंस 0.2 PRU तक हो जाती है। इसी तरह पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रेशर डिफरेंस 14 mmHg होने के कारण टोटल पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस 0.14 PRU होगी। रेजिस्टेंस के ऑपोजिट होती है कंडक्टेंस। इसका मतलब यह है कि खून की नाली में एक सेकंड में 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर बढ़ने से कितने मिलीलीटर ब्लड फ्लो होता है। इसका फॉर्मूला है कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 over resistance. So it is inversely proportional to resistance. It mean resistance बढ़ेगी तो conductance कम होगी and vice versa. Next we will see the effect of hematocrit on blood flow and viscosity. Viscosity का मतलब होता है गाढ़ापन। खून पानी से 3 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है। ये याद रहे कि पॉइसन्स इक्वेशन के मुताबिक विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन बढ़ने से फ्लो कम हो जाता है। सो ब्लड को कौन सी चीज गाढ़ा बना सकती है? ऑब्वियसली उसमें गैर हलशुदा यानी कि सस्पेंडेड ब्लड सेल्स की परसेंटेज को ही हेमाटोक्रिट कहते हैं। आमतौर पर ये 14% होता है, लेकिन जैसा कि कुछ अमराज यानी कि पॉलीसाइथीमिया जिसमें अनकंट्रोल्ड सेल बन रहे होते हैं उसमें हेमाटोक्रिट 60 से 70% तक चला जाता है, तो ब्लड की विस्कोसिटी पानी से 10 गुना बढ़ जाएगी। ब्लड के प्लाज्मा में भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसकी विस्कोसिटी को पानी से 1.5 गुना कर देती हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू। स्टडी टू लर्न, नॉट टू अर्न।